नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। अमेरिका भारत में लगाएगा 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र, 20 गार्जियन ड्रोन खरीद को मंजूरी, आतंकवाद से साझा लड़ाई पर जोर। सुप्रीम कोर्ट का आधार की अनिवार्यता पर रोक से इनकार, कहा सिर्फ आशंका के चलते नहीं दे सकते आदेश। 30 सितंबर तक बढ़ी आधार जमा कराने की मियाद। मीरा कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव को बताया विचारधारा की लड़ाई, कल दाखिल करेंगी नामांकन, साबरमती आश्रम से करेंगी प्रचार की शुरुआत। कपड़े पर 5% कर का विरोध हुआ तेज, 72 घंटे की हड़ताल पर देश भर के कपड़ा व्यापारी। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी को लेकर बनाया वॉर रूम। चीन का भारतीय सेना पर सिक्किम में सीमा पार करने का आरोप, विरोध जताकर सैनिक वापस बुलाने की मांग। मानसरोवर यात्रा पर असर की चेतावनी। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच कई ऐसी परियोजनाओं के आगे बढ़ने की उम्मीद है जो काफी वक्त से अटकी हुई हैं। दोनों नेताओं ने कहा है कि मेक इन इंडिया और अमेरिका फर्स्ट में कोई विरोधाभास नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही देश सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अपनी व्यवस्थागत कमजोरियों को दूर करने पर भी सहमत हुए हैं। भारत और अमेरिका ने एक दशक पहले हुए परमाणु समझौते पर अमल का फैसला किया है। दोनों देशों ने तय किया है कि वे वेस्टिंगहाउस कंपनी को भारत में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस तरह के सहयोग से दोनों देशों को फायदा होगा। It is important that barriers be removed to the export of U.S. goods into your markets and that we reduce our trade deficit with your country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद अमेरिका ने भारत को गार्जियन ड्रोन की बिक्री की मंजूरी भी दे दी है। ड्रोन की मदद से भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में निगरानी रखने में मजबूती मिलेगी। अमेरिका ने भारत को सबसे बड़े रक्षा साझेदार मानते हुए ट्रांसपोर्ट कैरियर की बिक्री को भी मंजूरी दे दी है। आतंकवाद के मसले पर भी भारत और अमेरिका एक साथ हैं। संयुक्त बयान में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान को अपने यहां से आतंकवाद खत्म करना होगा। अमेरिका ने भारत के प्रस्तावित कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को समर्थन का वादा किया। आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। दक्षिण चीन सागर पर भी दोनों नेताओं ने साथ साथ काम करने की बात कही है। इसी कड़ी में भारत और अमेरिका जापान के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करेंगे। भारत के रणनीतिक उद्देश्यों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। सोमवार को ही मुलाकात के लिए जब प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। शिखर वार्ता के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अगले महीने से लागू होने वाले जीएसटी का जिक्र किया। भारत और अमेरिका ने आपसी संबंधों को और आगे ले जाने पर जोर दिया है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। शिखर वार्ता के लिए प्रधानमंत्री जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो खुद राष्ट्रपति और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मुलाकात को लेकर विश्व भर में चर्चा रही। प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेशन का भव्य स्वागत किया है, सम्मान किया है। ये 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। मैं इसके लिए राष्ट्रपति जी का और फर्स्ट लेडी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में जीएसटी लागू किए जाने को सबसे बड़ा कर सुधार बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में भारत के सहयोग को लेकर आभार भी जताया। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रिश्तों पर दोनों नेताओं ने खुशी जताई।
I'm proud to announce to the media, to the American people, and to the Indian people that Prime Minister Modi and I are world leaders in social media. We're believers, giving the citizens of our countries the opportunity to hear directly from their elected officials and for us to hear directly from them. I guess it's worked very well in both cases. भारत अमेरिका से सैकड़ों विमान खरीद रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अपनी तरह का सबसे बड़ा ऑर्डर बताते हुए कहा कि इससे हजारों अमेरिकी लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच H1B1 वीजा के मसले पर कोई चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार को भारत आने का न्योता भी दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अमेरिकी उद्यमियों के डेलीगेशन के साथ इवांका ट्रंप को भारत में होने वाले वैश्विक उद्यमशीलता सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। व्हाइट हाउस से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति को ट्रंप लिंकन वाला मूल स्मारक डाक टिकट तोहफे में दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौतों पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान आलोक बंसल हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन से। आलोक जी, स्वागत है आपका। आलोक जी, जो तमाम समझौते जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं उनमें 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की बात अमेरिका की ओर से हुई है। आपकी नज़र से ये कितना क्रूशियल और कितना बड़ा फैसला, अगर दोनों के सामरिक लिहाज से देखें और एनर्जी के लिहाज से भी? देखिए, जहाँ तक सवाल ऊर्जा की है, भारत को परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता है और हम कोल से आगे हट रहे हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। 6 बड़े परमाणु संयंत्र लगना भारत की ऊर्जा का जो ब्रेकडाउन है उसको काफ़ी हद तक चेंज कर दे। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चीज़ होगी भारत के लिए कि अमेरिका इस तरीके के संयंत्र दे रहा है। और साफ तौर पर जिस तरीके से बात हो रही है रक्षा को लेकर, क्योंकि परमाणु ऊर्जा इस वक्त क्लीन एनर्जी के लिहाज से ज़रूरतें हैं। और ये भी दिखलाता है कि जो भारत अमेरिका परमाणु समझौता हुआ था उसके अंतर्गत हमने सिविलियन और न्यूक्लियर एनर्जी को अलग अलग किया था। और अगर अमेरिका इस तरीके की सहायता देता रहता है तो दुनिया के अन्य राष्ट्रों के लिए भी एक वो अनुकरणीय कदम होगा। और फिर हम देखेंगे कि अन्य राष्ट्र भी इस तरीके की हमें सहायता देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके की ऊर्जा की जो हमारी ज़रूरतें जब पूरी होंगी तो हमारी जो डिपेंडेंसी है जो कि हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर है वो भी कम होगी, क्योंकि अभी हमारी काफ़ी जो डिपेंडेंसी है कोल पे और अन्य चीज़ों पर है, और जो कि मतलब पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ है। हम पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत जो है ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कदम उठाने के लिए तत्पर हैं। तो उसके लिए हमें कोल से मूव करना है, अवे मूव करना है, और उसके लिए एक परमाणु ऊर्जा एक बहुत बड़ा साधन होगा और मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चीज़ है। पर कितना बड़ा चीज़ है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि एक इंडिकेशन देता है कि अमेरिका आपके साथ है इस क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा जो ड्रोन की बात हुई है, इस दिशा में भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने, भारत एक लौता ऐसा देश है जिसको ड्रोन की, मैं कहूँ कि गार्जियन ड्रोन जो है उनकी ख़रीदारी की बात हुई, इनको बेचने की बात हो रही है। इसे एक ट्रस्ट के तौर पर कहा जा रहा है कि ये दिखाता है कि असल में अमेरिका का ट्रस्ट भारत में किस कदर बढ़ा है। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल। नेटो के बाहर ये पहला राष्ट्र होगा भारत जिसको कि इस तरीके का उन्नत ड्रोन दिया जाएगा। और ये ड्रोन जो है वाकई में काबिल तारीफ है। अगर आपको किसी आतंकवादी को, मैं आतंकवादी कैंप की बात नहीं कर रहा, अगर आपको किसी आतंकवादी को ट्रैक करना है तो उसके लिए भी ये माध्यम, ये कई घंटों तक उड़ सकता है और आतंकवादियों को ट्रैक कर सकता है। और फिर एक बार अगर आपने ट्रैक कर लिया तो आप किसी दूसरे वेपन सिस्टम का प्रयोग करते हुए उसको के ऊपर हमला बोल सकते हैं। किसी भी जो टारगेट है उसको ये काफ़ी घंटों तक ट्रैक कर सकता है। ये इसकी खूबी है और इसके माध्यम से आप बड़ी प्रिसाइज अटैक और स्ट्राइक्स कर सकते हैं। आतंकवाद को लेकर एक बड़ी उम्मीद दिख रही थी और जो साझा लड़ाई पर जोर देने की बात ट्रंप साहब ने कही है, साथ ही साथ सैयद सलाउद्दीन को लेकर जो बयान की बात आई है, अगर मैं कम्प्रहेंसिव उसमें देखूं तो किस तरीके के संकेत दिख रहे हैं? और जो मैं एक उम्मीद दिख रही थी कि पाकिस्तान के थोड़े से नट बोल्ट टाइट किए जाने की कोशिश होगी, वो क्या निकलता है यहाँ से? देखिए, बहुत कुछ। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो इस यात्रा की उपलब्धि होगी वो ये दिखता है कि आतंकवाद के खिलाफ दोनों राष्ट्र एक साथ आएंगे। अगर आपने ट्रंप साहब की स्टेटमेंट सुनी हो, उन्होंने कहा हम मिलकर इस वैश्विक आतंकवाद को ख़त्म करें। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए चिंता करने के लिए,
और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आज इन वक्तव्यों को लेकर काफ़ी चिंता होगी। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में हम देखेंगे कि जिस तरीके से मुंबई के जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बात हुई, पठानकोट के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बात हुई, तो मेरे ख्याल से अभी तक जो पाकिस्तान इसमें नानुकुर करता रहा है और उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता रहा है, हाफ बेक्ड स्टेप्स जो वो ले रहा था, वो अब मेरे ख्याल से अब परिवर्तन देखने लगेगा। क्योंकि अगर उसको अपनी सुरक्षा की चिंता है तो वो मेरे ख्याल से इस क्षेत्र पे बदलना पड़ेगा खुद। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। विपक्ष की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव दलित बनाम दलित नहीं बल्कि विचारधाराओं का चुनाव है। वो विचारधारा के चलते ही चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को खत लिखकर समर्थन मांगा। मीरा कुमार बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन के एक दिन पहले विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार दिल्ली में मीडिया से मुखातिब हुई। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने एक समान विचारधारा के तहत उन्हें उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। तो चर्चा होती कि 2 दलित खड़े हो गए, उनके व्यक्तित्व के बाकी सारे पक्ष गौण हो जाते। तो समाज किस तरह से सोच रहा है आज 2017 में, इसका आकलन मेरे सामने बड़े साफ तरीके से हो जा रहा है। मीरा कुमार ने कहा कि उन्होंने मंडल के सदस्यों को पत्र लिखकर समर्थन मांगा है। जेडीयू के रामनाथ कोविंद को समर्थन देने पर मीरा कुमार ने कहा कि राजनीति में ऐसी बातें होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को दलित बनाम दलित के रूप में देखा जा रहा है। ऐसी व्यवस्था को खत्म करना होगा। सोशल जस्टिस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ट्रांसपेरेंसी, एंड ऑफ पॉवर्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर are some of those cherished values which form important component of this ideology. उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ट्वीट का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष रहने के दौरान सभी सांसदों ने उनकी कार्यशैली की तारीफ की थी। उनके ऊपर पक्षपात का कोई भी आरोप नहीं लगा है। मीरा कुमार बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। उसके बाद साबरमती आश्रम से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद कल जम्मू कश्मीर जाएंगे, जहां वो विधायकों से समर्थन की अपील करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू भी जाएंगे। इसके बाद वो 4 जुलाई को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जाएंगे। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश से की। 17 जुलाई को मतदान से पहले वो कई राज्यों में जाकर विधायकों से मिलेंगे। इधर कल दिल्ली में उनके नामांकन का एक और सेट दाखिल किया जाएगा। जीएसटी के खिलाफ कपड़ा व्यापारियों ने देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। जीएसटी के तहत कपड़े पर 5% टैक्स लगेगा। कारोबारियों का कहना है कि पहले से ही गिरावट का शिकार कपड़ा उद्योग इससे चरमरा जाएगा। ये है जीएसटी के विरोध का नजारा। गुजरात के सूरत में कपड़ा व्यापारी सड़क पर आए। पूरे देश में टेक्सटाइल जीएसटी संघर्ष समिति ने 3 दिनों की हड़ताल शुरू कर दी है। सरकार तक ये अंतिम आवाज है। जो अंतिम मतदाता होता ना, उसका दर्द है कि ये व्यापार बंद होना चाहिए। जिस तरीके से जीएसटी का ये काम चल रहा है और जो कानून आ रहा है वो व्यापारी को लिए घातक है। कपड़ा कारोबार के लिए मशहूर देश के सभी प्रमुख शहरों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली में भी कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम इस कानून को समझ सकें।
और ना इन्होंने हमें पर्याप्त समय दिया है। सिर्फ 27 दिन दिए, 27 दिन अपने आप में कोई समय होता ही नहीं है। ये जीएसटी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। 1947 के बाद हमारी दोबारा आज़ादी छीन ली गई है, हमारा काम खत्म कर दिया गया है। लुधियाना के जिन बाजारों में रौनक रहती थी वहां ताले लगे हैं, पूरा बाजार बंद है। जीएसटी में सूती कपड़ों, धागों और फैब्रिक पर 5% कर लगाया गया है। सिंथेटिक या मानव निर्मित फाइबर और सिंथेटिक धागे पर 18% कर लगेगा। 1000 रुपए से ज्यादा कीमत के परिधानों पर 12% जीएसटी लगाया गया है। व्यापारियों का कहना है कि इससे उत्पादन लागत बढ़ेगी और कपड़े महंगे होंगे। 3 दिन की देशव्यापी हड़ताल के बाद व्यापारी 30 जून को काला दिवस मनाएंगे। हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी से तथा जीएसटी काउंसिलिंग से ये मांग की है कि टेक्सटाइल घटक पे जिस तरीके का आपने जीएसटी का कर ढांचा लगाया है उसमें हमारे सरलीकरण की मांग पे ध्यान दे करके आप इसे वन टाइम यार्न पर टैक्स ला करके और बाकी सारे घटकों को फ्री रखिए। देश में कपड़ा उद्योग $10,800 करोड़ का है, लेकिन बीते 2 साल से इस कारोबार में सुस्ती देखी गई है। 2014-15 में भारत से $3700 करोड़ का कपड़ा निर्यात किया गया था। अगले साल ये $3600 करोड़ रह गया। अब जीएसटी ने व्यापारियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में अलग गोरखालैंड की मांग कर रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आंदोलन तेज कर दिया है। समर्थकों ने आज दार्जिलिंग में आक्रामक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन समझौते की प्रतियां भी जलाईं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अलग राज्य की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को जेजेएम समर्थकों ने दार्जिलिंग में ट्यूबलाइट रैली निकाली। कई प्रदर्शनकारी ट्यूबलाइट के चलते जख्मी भी हुए। बंगाल का जो अन्याय अत्याचार है, बंगाल से हम लोग अलग अलग रहना चाहते हैं। हम लोगों का भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, उसकी वजह से हम लोगों को गोरखालैंड राज्य चाहिए। इसके लिए हम लोग अपना खून भी बहा सकते हैं। ये मैसेज है बंगाल सरकार को। सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी के बीच जीजेएम के सैकड़ों सदस्यों ने चौक बाजार में प्रदर्शन के दौरान जीटीए समझौते की कॉपी भी आग के हवाले कर दी। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के 45 सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। जेजेएम कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। Actually, Mamata Banerjee is playing into the hands of, like the Gorkha Janmukti Morcha, because after that, the whole scenario has changed. और actually वो दिन अगर वो उसको अगर ये स्टॉप नहीं करता ना तो कुछ भी नहीं होता। 2 दिन पहले गोरखा मोर्चा ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन को आक्रामक स्तर पर ले जाने की बात कही थी। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलनकारी आने वाले दिनों में आमरण अनशन भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर आज उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जिसमें किसानों को राहत, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। उधर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार के कामकाज की आलोचना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपनी सरकार के 100 दिन का कामकाज जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। कृषि निवेश पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस साल चौगुना गेहूं की खरीद के साथ ही गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया जा रहा है। किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ किया गया है। किसानों को खाद बीज के साथ साथ अन्य कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष प्रदेश सरकार ने 4 गुना से अधिक गेहूं की खरीद की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदहाल कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। सरकार ने एंटी रोमियो और एंटी भूमाफिया दस्ता बनाया है। प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और अवसर के लिए काम कर रही है। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन जैसे प्रभावी कदम उठाए गए, जिनका असर पूरे प्रदेश में हुआ और महिलाएं तथा बच्चियां अब पहले से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत कई क्षेत्र में लिए फैसलों की जानकारी दी। वहीं विपक्ष राज्य की बीजेपी सरकार को पूरी तरह नाकाम बता रहा है। गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी आदि ये सभी लोग
अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी हैं और साथ ही इस सरकार में अपने भविष्य को भी लेकर काफी ज्यादा चिंतित भी हैं। सबसे असफल सरकार मौजूदा रही। कानून व्यवस्था के नाम पर आई, रोजाना आप कानून व्यवस्था का हाल देख रहे हैं। कल रायबरेली में 5 मार दी गए। कोई भी नई योजना नहीं लाए, बल्कि हमारी योजनाओं के नाम बदले या उनका उद्घाटन करे या फिर उनकी जांच कराई। इसके अलावा गड्ढा मुक्त सड़क की बात करी गई तो पूरा प्रदेश गड्ढे में रहे। राज्य की बीजेपी सरकार ने 100 दिन में कई बड़े फैसले किए हैं, लेकिन अभी भी किसान को राहत, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था में सुधार के साथ ही विकास कार्यों के लिए फंड जुटाने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने वाली अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने ऐसे लोगों को राहत दी जिनका आधार कार्ड नहीं बना है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को अगली सुनवाई तक किसी भी सरकारी योजना के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। सरकार की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि आधार नंबर न होने के चलते बच्चों को दोपहर के भोजन और दूसरी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आशंका के आधार पर आदेश जारी नहीं हो सकता। इस दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर कर दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। 28 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार ने छात्रों को आधार नंबर दर्ज कराने के लिए 30 जून तक का वक्त दिया था। देश के पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। महाराष्ट्र में देश के कई इलाकों में बारिश के चलते लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में उमस भरी गर्मी है, तो वहीं असम में बाढ़ ने स्थिति खराब कर दी है। महाराष्ट्र में पिछले 3 दिन के दौरान भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नवी मुंबई, विले पार्ले और मालवाड़ी में सड़क पर पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा के दूर दराज के क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। ये हिंदमाता एरिया है, यहाँ पे हर साल सबसे पहले मुंबई में वाटर लॉकिंग होती है। हालांकि कुछ काम ड्यूरिंग द ईयर किए गए हैं, उससे लग रहा है कि बारिश तो काफी हुई है लेकिन उसके कंपैरेटिवली कम पानी भरा है, लेकिन फिर भी पानी भरा होने की वजह से लोगों को परेशानी तो हो रही है। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश से लोग बेहाल हैं। असम में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। राज्य के 8 जिलों के करीब 83 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 87,000 से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। 117,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेतों में फसल बर्बाद हो गई है। जबकि मध्य प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के बीच छिंदवाड़ा और मंदसौर जिले के 3 जगहों पर बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है और 2 घायल हो गए हैं। उत्तर भारत में कई राज्यों में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है। सोमवार को देहरादून में 177 मिलीमीटर तो मसूरी में 150 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हालांकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस ने लोगों की बेचैनी को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी और इससे आसपास के इलाकों में अगले 3 से 4 दिन में मानसून के पूरी तरह से पहुंचने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीन ने सिक्किम क्षेत्र में भारतीय जवानों पर सीमा पार करने का आरोप लगाया है और इसको लेकर बीजिंग में भारतीय दूतावास और दिल्ली में विदेश मंत्रालय से विरोध दर्ज कराया। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत से कहा है कि वो सीमा पार करने वाले अपने जवानों को तुरंत वापस बुलाए। साथ ही इस मामले की विस्तृत जांच भी कराए। चीन ने दावा किया उसके सैनिक अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण कर रहे थे। सोमवार को एक वीडियो सामने आया था जिसमें सिक्किम सेक्टर में भारत की सीमा पर तैनात जवानों और चीनी सैनिकों के बीच धक्का मुक्की हुई। साथ ही चीनी सैनिकों ने भारतीय बंकरों को भी नुकसान पहुंचाया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।